नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। आज पॉलिटी पर बात करने से पहले हम दो महत्वपूर्ण खबरों पर बात कर लेते हैं। पहली खबर हमारी ये है कि भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, 16 अगस्त 2018 को जिनका देहांत हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में भारत उनकी पुण्यतिथि आज मना रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, हिंदी साहित्य की लेखिका हैं और ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय अपने देशभक्ति के गाने लिखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनकी झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता है, जिसे लगभग हर बच्चा बचपन में पढ़ता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट पर। आज का जो हमारा विषय है वो है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब ये है कि संसद के जब आप प्रतिनिधि बनते हैं तो उसमें कुछ आपको विशेषाधिकार दिए जाते हैं। उसमें अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों की बात करता है और अनुच्छेद 194 जो है वो जो विधानसभा है उसके जो सदस्य बनते हैं उनके विशेषाधिकारों की बात करता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं जो सदन में विशेषाधिकार इनको दिए जाते हैं, संसदीय विशेषाधिकार, उसमें एक है, पहला है सामूहिक रूप से विशेषाधिकार, मतलब जो सारे सदस्यों को मिलता है। दूसरा होता है व्यक्तिगत रूप से। तो व्यक्तिगत रूप से कौन से होते हैं और सामूहिक रूप से, तो इसमें पहले हम देखते हैं कौन सा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है, मतलब संसद का कोई सदस्य अगर संसद में कुछ बोलता है तो उस पर कौन कौन सी छूट उसको मिलेंगी। तो कहा गया प्रत्येक सांसद और विधायक संसद के सदन व समितियों में बोलने का अधिकार रखता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दो प्रकार से प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। तो जितने भी सांसद या विधायक हैं वो अपने अपने सदन में या समितियों में, जो समितियाँ गठित होती है संसद या विधानसभा के तहत, वहाँ बोलने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर दो प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो कहा गया सदन जो है किसी सदस्य को बोलने से मना कर सकता है। मतलब सदन ने अगर किसी सदस्य को बोलने से मना किया है तब वो उस विषय पर नहीं बोलेगा। अगर बोलता है तो उसको सदन की अवमानना के रूप में लिया जाएगा। और सदन ने यह अधिकार किसको दिया है, लोकसभा अध्यक्ष को दिया है। मतलब अध्यक्ष चाहे तो किसी को बोलने से रोक सकता है। हम देखते हैं आप सांसद जो विधायक जो संसद में आप सांसद हैं वर्तमान में, राघव चड्ढा, उनको कुछ समय के लिए जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष थे उन्होंने निलंबित भी कर दिया था। तो सदन चाहे तो अपने जो सदस्य हैं उनमें से किसी को बोलने से मना कर सकता है कि इस बात पर आप ना बोले तो ना बोलना चाहिए, ये चीज़ है। कोई भी सांसद या विधायक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगाएगा जो उसकी गरिमा को गिराता हो। मतलब ये है कि जब भी संसद का सत्र चल रहा हो तो कोई भी सांसद किसी जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो न्यायाधीशों के व्यक्तिगत जो उनके आचार विचार हैं या उनकी कार्यवाही पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा तब तक, जब तक कि जो न्यायाधीश है उन पर हटाने का मुकदमा संसद में चल रहा हो, तब उस समय के परिप्रेक्ष्य को छोड़ करके बाकी नहीं करेगा, ये चीज़ कही गई है। लेकिन यदि किसी न्यायाधीश के ऊपर सदन में हटाने संबंधी प्रक्रिया चल रही है तो ऐसे न्यायाधीश के बारे में कोई सदस्य बोलता है तो वह गलत नहीं माना जाएगा। मतलब सदन को जो न्यायाधीश है उसको हटाने की प्रक्रिया अगर सदन में चल रही है तभी आप उनके आचरण पर टिप्पणी कर सकते हैं, नहीं तो न्यायाधीशों के विषय में संसद में भी बोलने की मनाही की गई है। ये हमारे संविधान प्रावधान करता है। फिर दूसरा जो अधिकार दिया गया है वो क्या है, गिरफ्तारी से छूट दी गई है। तो किन किन मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, हम देखते हैं कि जब संसद का सदस्य यानी कि संसद का सत्र चल रहा हो तो सत्र चलने के 40 दिन पहले, यानी कि हमने बताया था जो संसद है उसके कम से कम साल में कितने 2 सत्र चलने चाहिए। 2 बार अगर बैठक होगी तो उसमें बैठक के 40 दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक तो किसी सांसद या विधायक को दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जो सिविल मामले होते हैं उनमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फौजदारी मामले में गिरफ्तारी से कोई छूट नहीं है। फौजदारी मतलब अगर आप किसी का खून कराते हैं या इस तरीके कोई आपराधिक कानून है उसके तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। किसी उच्च न्यायालय में जूरी में उपस्थित होने से छूट, मतलब कहा कि अगर कोई हाई कोर्ट में आपको बुलाया जाता है या कोई जूरी बनती है, न्यायाधीशों की पीठ बनती है, उसमें आपको जाने से छूट दी गई है। कब, जब संसद का सत्र चल रहा हो तो किसी सांसद को न्यायालय या जूरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब क्योंकि संसद की कार्यवाही को इम्पोर्टेंस देने के लिए ऐसा किया गया है। यदि सदन में ऐसे सांसद को अनुमति देती हो तो ऐसा सदस्य उपस्थित अवश्य होगा। अगर सदन जो है उसमें सदस्य के जो सदन के अध्यक्ष हैं उन्होंने अनुमति दे दी हो कि जाइए आप न्यायपालिका में जाकर उपस्थित होइए, तो आपको जो भी वो व्यक्ति होगा उसको उपस्थित होना पड़ेगा, ये चीज़ कही गई है। अगला जो प्रावधान है वो है सदन को सामूहिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं।
तो व्यक्तिगत रूप से देखा कि किसी पर्सन को क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए जब वो सांसद या विधायक बनता है, और किसी जो सदस्य को सामूहिक रूप से कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं सदन के सदस्य बनने के लिए। तो कह रहा सदन अपनी कार्यवाही को प्रकाशित न करे या न करे, अर्थात सदन की कार्यवाहियों के प्रकाशन से रोक पर का अधिकार दिया गया है। मतलब सदन में जो कार्यवाहियाँ होती हैं उनको प्रकाशित करना है कि नहीं करना है, वो जो संसद है या विधानमंडल है उसका सामूहिक विशेषाधिकार है। सदन के अंदर किसी गैर सदस्य को प्रवेश देना या ना देना, मतलब जैसे हम देखते हैं जो दर्शक दीर्घा होती है वहाँ या सदन में किसी व्यक्ति को प्रवेश देना या नहीं देना, ये किसका अधिकार है? सदन का अधिकार है। विशेषाधिकार भंग के लिए अपने सदस्यों और गैर सदस्यों को दंड देने का अधिकार, ये सामूहिक रूप से होता है कि अगर विशेषाधिकार भंग कर रहा है कोई तो उसको सज़ा देना या नहीं देना, ये सदन डिसाइड करता है। फिर अगला है, सदन को अपने सुनियोजित रूप से चलाने के लिए नियम कानून का प्रावधान कर सकती है। मतलब सदन जो है कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभाएँ हों, वो क्या करती हैं? अपने को सुनियोजित रूप से चलाने के लिए नियम कानून बना सकती हैं, वो उनके पास विशेषाधिकार दिया गया है। फिर अगला है कि संसद के जो पदाधिकारी हैं, अब हम देखते हैं कि भाई संसद है, संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, तो उसको चलाने के लिए कुछ पदाधिकारी होंगे। उन पदाधिकारियों में महत्वपूर्ण आता है, जैसे लोकसभा में देखते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, महासचिव होते हैं। इस तरीके के जो पदाधिकारी होते हैं ये सदन के सुनियोजित संचालन के लिए सबसे आवश्यक अंग के रूप में देखे जाते हैं और महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी होते हैं। तो इसमें अनुच्छेद जो 93 है वो कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं, ठीक है। तो लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति या बहुमति से चुनेगी। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा ही, मतलब जो भी सदन होगा वो अपने सर्वसम्मति से चुनता है, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। वैसे भी हम देखते हैं कि जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष ही होता है, जितने भी सदस्य चुनकर जाते हैं। लोकसभा के भंग होने पर उपाध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा। मतलब यह है कि जैसे लोकसभा अगर भंग होती है तो जो उपाध्यक्ष होता है वो भी हट जाता है, लेकिन अध्यक्ष नई लोकसभा के चुन के आने के बाद उसकी पहली बैठक होने के दिन से 1 दिन पहले तक अपने पद पर बना रहता है। मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसका पद तब तक खाली नहीं किया जाएगा जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है, और उसकी जो पहली बैठक होने वाली होगी उसके अगले 1 दिन पहले उनका पद खाली हो जाता है। इस तरीके से प्रावधान किया गया है। फिर आगे बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं बल्कि संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। मतलब यह जैसे देखो राष्ट्रपति आप बनते हो, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। इसी तरीके से इनका जो पद होता है ये लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो सदन के सदस्य होते हैं, मतलब लोकसभा के सदस्य होते हैं। जब लोकसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है तो उसी समय इनको शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ वो संसद के सदस्य के रूप में लेते हैं, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। वो जो अध्यक्ष का कार्य है उनको अतिरिक्त कार्य के रूप में दिया जाता है, ये चीज़ है। अनुच्छेद 94 कहता है जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो क्या है, तो उनकी पद निम्न तरीके से रिक्त हो सकता है। मतलब उनका पद कैसे रिक्त होगा? अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई थी। 94 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कैसे रिक्त होगा। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक दूसरे को त्यागपत्र दे दिया हो, अनुपस्थिति की स्थिति में अपना त्यागपत्र अपनी सीट पर छोड़ दे। अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहता है उसको लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनको त्यागपत्र देकर के त्याग सकता है। दूसरी स्थिति है कि अगर वो उपस्थित नहीं है तो उनकी बेंच पर या अपनी बेंच पर ही छोड़ करके पद त्याग देगा। इस तरीके से मतलब इस्तीफा, लिखित इस्तीफा दे देगा। एक आ गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा का सदस्य न रह जाए। मतलब ये है कि आप अध्यक्ष थे और ऐसा हुआ कि आपका चुनाव ही खारिज हो गया तो क्या होगा? फिर अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या कहा? सदस्य न रह जाएँ, ठीक है। अगला वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा द्वारा हटा दिया जाए। अगर लोकसभा चाहती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सही काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा संसद में कई बार हुआ है। कई जो वर्तमान सदस्य थे, मतलब लोकसभा अध्यक्ष थे, उनको हटाया भी गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उनको संसद हटा भी सकती है। आगे कहा गया लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी किसी कारण का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। मतलब जिसे हमने कहा था राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, संवैधानिक अतिक्रमण के आधार पर हटाया जाएगा, इनको हटाने का ऐसा कोई कारण का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि किसी भी आधार पर हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में पेश करने से पहले कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना दे दी गई हो। मतलब इनको भी 14 दिन पूर्व की सूचना दी जाएगी अगर इनके हटाने संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में आता है, और किसी भी कारण से इनको हटाया जा सकता है। वो जेन्युइन कारण होना चाहिए, किसी भी कारण नहीं होना चाहिए। और लोकसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दे तो उसी दिन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपना पद रिक्त कर देंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि जब लोकसभा अपने जो सदस्य हैं उनके बहुमत से, मतलब 50% वोट से अगर हटाने का जो प्रस्ताव है पारित कर देती, तो क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपना पद त्याग देंगे। जिनके खिलाफ ये मामला आएगा कि इनको हटाना है तो वो अपना पद त्याग देंगे, ये चीज़ है। आगे हम बात कर रहे हैं कि अगला क्या प्रावधान है
अनुच्छेद 95 कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुपस्थित होने या पद रिक्त होने की स्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो 94 का रहता पद रिक्त कैसे होगा, और अगर ये अनुपस्थित है तो उस समय अध्यक्षता कौन करेगा। अनुच्छेद 95 ये बात करता है। तो राज्यसभा की तरह प्रावधान किए गए। राज्यसभा में क्या था, जब हमने पढ़ाया था कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होंगे तो क्या होगा, संसद यानी कि जो संसद है वो क्या करेगी, या लोकसभा अपने सदस्यों की एक वरीयता सूची बना लेगी। उसमें जो जो उपस्थित होंगे, जो वर्गीय यानी कि जो श्रेष्ठता के आधार पर उनको पद को धारण करने दिया जाएगा, अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है। इस तरीके से हम कह रहे हैं। फिर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पीठासीन अधिकारी ना होना। पीठासीन अधिकारी मतलब जब लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम, निर्णायक जो मत होता है वो कब नहीं दे पाएंगे वो। तो जब सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन है, तो यानी कि उनको हटाने संबंधी जो भी प्रस्ताव होगा विचाराधीन होगा, तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा में उपस्थित होते हुए भी सदन की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। मतलब सदन की अध्यक्षता वो तब नहीं कर पाएंगे जब उनको हटाने संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में आया हो। फिर लेकिन सदन की कार्यवाहियों में भाग लेंगे, बहस करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, प्रथमता मत का प्रयोग भी करेंगे, लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पीठासीन अधिकारी नहीं होने का मतलब यही है कि वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब नहीं कर सकते हैं, तो जब उनको हटाने संबंधी प्रस्ताव चल रहा हो तो उसमें क्या करेंगे, संसद की कार्यवाहियों में भाग लेंगे, बहस करेंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे। प्रथमता जो मत होता है, क्योंकि संसद का सदस्य होने के नाते आपको प्रथमता मत देने का अधिकार दिया गया है, तो मत का प्रयोग भी करेंगे, लेकिन जो निर्णायक मत होता है, पीठासीन अधिकारी होने के नाते जो मत देना होता है वो आप नहीं दे पाएंगे। तो इस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष को ये कहा गया है कि ऐसा काम ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर आगे बात कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसका पद जो होता है लोकसभा की जो सुनियोजित संचालन है उसके लिए सबसे ज़रूरी वही होता है, क्योंकि सबसे बड़ा अधिकारी लोकसभा का वही लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा के कार्यान्वयन में अपनी भूमिका निभाता है। तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, हम देखते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। सदन में अनुशासन स्थापित करना, अभी भी हम देखते हैं वर्तमान में, जैसे ओम बिरला जी हैं तो क्या करते हैं, किसी से कौन सा सदस्य कब बोलेगा, कौन से सदस्य को क्या बात करनी चाहिए, और अगर कोई उद्दंडता कर रहा है तो उसको दंड देने का प्रावधान भी उन्हीं के हाथ में होता है। सदन की कार्यवाहियों को संचालित करना, कार्यवाहियाँ कैसे संचालित की जाएंगी। विधेयक को सदन में पेश करने की अनुमति देना, जब किसी को सदन में विधेयक पेश करने की अनुमति देने का जो दायित्व है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। ठीक है। फिर प्रश्नों की श्रेणियों का निर्धारण करना, प्रश्न भी होते हैं कई तरीके, जैसे कि तारांकित, अतारांकित, इस तरीके से प्रश्न जो आते हैं उनकी श्रेणियों का निर्धारण कौन करता है, तो जो सदन का अध्यक्ष होता है वही करता है। सदन में निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव एवं विश्वास प्रस्ताव होता है उसको पेश करने की अनुमति, जब तक अभी जैसे वर्तमान में जो सरकार है उसमें क्या है कि उस सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने की जो अनुमति है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही देते हैं, क्योंकि लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। इस वजह से कहा गया कि लोकसभा अध्यक्ष को ये शक्ति दी गई कि वो किसी प्रस्ताव को संसद में पेश करने देंगे या नहीं देंगे, ये उनके विवेक पर डिपेंड है। ठीक है। फिर सदन का कोई सदस्य जो हिंदी में नहीं बोल सकता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं उसको जिस सदस्य को नहीं आती हैं तो उसको मातृभाषा में बोलने की अनुमति देना। अब संविधान की जो 8वीं अनुसूची उसमें 22 भाषाएं दी हैं, तो उसमें से किसी 22 भाषा में से वो बोल सकता है, या ऐसी कोई भाषा है रह गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिसे हम भोजपुरी देखते हैं, संसद जो 8वीं अनुसूची उसमें नहीं, लेकिन भोजपुरी का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है, तो भोजपुरी में बोल देते हैं। वो जो अनुमति देता है कौन देता है, सदन का अध्यक्ष देता है। ये चीज़ है। विधेयक को प्रमाणित करना, जैसे धन विधेयक है या साधारण विधेयक, तो जो विधेयक है उनकी कैटेगराइजेशन करना कि कौन सा विधेयक साधारण विधेयक रहेगा, कौन सा धन विधेयक रहेगा, और इसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका निर्णय अंतिम होता है। किसी विषय पर वाद विवाद के बाद मतदान कराकर परिणाम की घोषणा करना, क्योंकि पीठासीन अधिकारी होता है उसका मेन काम होता है कि जब कोई बहस हुई, बहस के बाद में उस पर मतदान कराया जाता है कि कितने लोग पक्ष में, कितने लोग विपक्ष में। जो पक्ष में होते हैं हाथ उठा देते हैं, विपक्ष में होते हैं हाथ उठा देते हैं। इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला कह रहे हैं कि निर्णायक मत देने का अधिकार है। हमने बताया कि पीठासीन अधिकारी होने के नाते उसको निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, जब अनुच्छेद 108 के तहत गतिरोध उत्पन्न हो जाता है राज्यसभा और लोकसभा में, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की आहूत करता है और उस बैठक की अध्यक्षता पहली प्रायोरिटी है लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। फिर लोकसभा का अध्यक्ष अगर नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष भी नहीं तो जो राज्यसभा है उसका उपसभापति करता है, सभापति नहीं करता है। ठीक है। उपसभापति करता है। सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना, हमने बताया जो संसदीय विशेषाधिकार दिए गए, सामूहिक रूप से विशेषाधिकार या व्यक्तिगत रूप से, तो सदन का जो अध्यक्ष होता है वो उनके विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। ये चीज़ है। ये किसको अधिकार दिया गया है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं। फिर समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना, कई समितियां संसद में बनती हैं, उनके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो जो
लोकसभा का अध्यक्ष है वो करता है। फिर पीएससी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति जिसको हम कहते हैं, एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति और पब्लिक अंडरटेकन कमेटी जो है, मतलब लोक उद्यम जो समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इन समितियों के जो अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये चीज़ हमको देखें, ये आगे चल कर के समितियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे, इनसे कई बार पूछा गया कौन कौन सी सरकार की स्थायी समितियाँ हैं, वित्तीय समितियाँ कौन कौन सी, इस तरीके के, तो इनसे क्वेश्चन रहता है। फिर लोकसभा के सदस्यों के त्यागपत्र को स्वीकार करना, कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, ये चीज़ कही गई है। तो उनके त्यागपत्र को स्वीकार करना, दल बदल के आधार पर निर्णय यही देता है। संसद के सचिवालय में लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करता है। हमने बताया था संसद के जो मतलब सदन है उसके कौन कौन महत्वपूर्ण, तो उसमें लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव जो होता है। तो महासचिव के अंडर एक सचिवालय होता है, उस सचिवालय के जो मुख्य होता है वो कौन? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उन्हीं के नियंत्रण में काम करता है। फिर दल बदल के आधार पर निर्णय लेना, कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष या सदन का अध्यक्ष लेता है। इस तरीके से तो लोकसभा के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, हम ये चीज़ देख रहे हैं। फिर अगला कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन कौन से अभी तक रहे हैं। तो इसमें जो पहले थे अध्यक्ष, हमारी पहली लोकसभा बनी थी, उसके कौन थे? जीवी मावलंकर थे। दूसरी के एम अनंत शयनम अयंगर थे। तीसरी के हुकुम सिंह थे। उसके बाद चौथी के हम देखते हैं तो नीलम संजीव रेड्डी थे। पाँचवीं के गुरदयाल सिंह बलिराम भगत, ये दोनों लोग थे। गुरदयाल सिंह रहे हैं कुछ समय तक, उसके बाद फिर बलिराम भगत आ गए हैं। छठी के नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं, इसके KS हेगड़े भी रहे। ये दोनों लोग जिसे बीच में हटा दिए गए, या उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव आ गया तो उस तरीके से हट गए, फिर दूसरे आए, इस तरीके का हुआ। सातवीं के कौन? बलराम जाखड़ थे। आठवीं के भी बलराम जाखड़ थे। सब अभी तक कहा जाता है सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़ का ही रहा है। फिर 9वीं के जो है रवि राय थे। 10वीं के शिवराज पाटिल। 11वीं के PA संगमा। 12वीं के कौन है? तो GM बालसी योगी थे, मुरली मनोहर जोशी। तो इसमें छूट गया है, हम बाद में इसको लिख देंगे, ठीक है। 13वीं के GMC बाल योगी, मुरली मनोहर जोशी बाद में फिर रहे हैं। 14वीं के सोमनाथ चटर्जी रहे हैं। 15वीं के मीरा कुमार, जो कांग्रेस की जो 2014 से पहले थी तो कौन थी? मीरा कुमार जी थी। उसके बाद में 16वीं के सुमित्रा महाजन थी। 17वीं की अभी जो वर्तमान चल रही है लोकसभा, उसके कौन है? ओम बिरला हैं। तो इस तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष अभी तक जो कौन कौन से रहे हैं हमने उनकी बात की है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें कुछ दिए हैं कि जो विश्व के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, यानी कि लोकसभा जैसी जो संस्था थी उसके पहले विश्व में कौन थे? तो सर थॉमस हैंगर फोर्थ विश्व के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स 1377 ईस्वी, मतलब आज के बहुत साल पहले की बात ये है। भारत में अध्यक्ष पद 1921 में बना है। तो सर फ्रेडरिक ब्राइट जो थे केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बने थे, पहली बार जो 1919 के तहत गठित हुआ है, ठीक है। जो प्रथम भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष थे, मतलब पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय केंद्रीय मंडल है तो उसमें कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। तो इन्हें भारत के पहले केंद्रीय जो विधानमंडल था उसके अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन भारतीय थे जो केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष बने हैं? तो विट्ठल भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम अध्यक्ष, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष और ब्रिटिश भारत का अंतिम अध्यक्ष किसे बनाया? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे। GV मावलंकर हमने बताया था कि प्रथम, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम है, और उस समय जो ब्रिटिश भारत था उसके अंतिम अध्यक्ष भी यही बने थे। स्वतंत्रता से पूर्व उपाध्यक्ष जो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्वतंत्रता के बाद कौन बने? तो अनंत शयनम अयंगर बनाए गए हैं। उसके बाद पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक चली थी। तो पहली लोकसभा का कार्यकाल जो था 17 अप्रैल से और 4 अप्रैल 1957 तक चला था। इस तरीके से हम देखते हैं। अब अनुच्छेद 98 जो है वो बात करता है संसद के सचिवालय की बात करता है कि संसद होगी उसका एक सचिवालय, क्योंकि जब तक सचिवालय नहीं होगा तो उसमें संसद की कार्यवाही कैसे सुचारू रूप से चल पाएंगी। तो इस तरीके से हम संसद के सचिवालय की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, संसद के दोनों सदनों के अलग अलग सचिवालय होंगे, लेकिन इनके कर्मचारी अधिकारी संयुक्त रूप से भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। ये कही गई, मतलब सचिवालय अलग अलग होगा लेकिन इनके जो कर्मचारी होंगे वो संयुक्त रूप से भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि लोकसभा सचिवालय के जो इस समय महासचिव हैं ये कौन? उत्पल कुमार सिंह हैं। तो उत्पल जो हैं वो इस समय कौन है? लोकसभा महासचिवालय के जो महासचिव हैं। अभी आया था कि भारत में प्रथम जो महिला महासचिव बनी थी लोकसभा की, तो वो थी
श्रीवास्तव कोई थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्नेहलता श्रीवास्तव जो थी, भारत की प्रथम महिला जो है लोकसभा की महासचिव बनी थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था जब वो पद पर थी, आगे भी आ सकता है इस तरीके से। तो लोकसभा और राज्यसभा का महासचिव अलग अलग होगा। तो इसमें कहा गया कि देखो, जो कर्मचारी होंगे वो संयुक्त भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो महासचिव होंगे वो अलग अलग होंगे, ये चीज़ कही गई। फिर लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसी के नियंत्रण में रहकर कार्य करता है। जो महासचिव होता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में रहकर कार्य करता है और इसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसी प्रकार राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति सभापति करेगा और यह सभी सभापति के नियंत्रण में रह करके काम करता है। तो हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण तीसरे जो पदाधिकारी हैं वो महासचिव हो गए। यह सदन का गैर निर्वाचित अस्थायी सदस्य होता है, यानी कि जो सदस्य नहीं होता है, यह सदन का गैर निर्वाचित अस्थायी जो होता है कौन होता है? अधिकारी होता है। तो अधिकारी होता है, इसका काम होता है सदन की जितनी भी जो प्रणालीगत कार्यवाही है वो यही करता है। सही बताए तो बैकबोन एक तरीके से कह दो सचिवालय ही होता है, उसका जो मुख्य अधिकारी होता है वह महासचिव होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद यह सदन का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। सदन का प्रमुख सलाहकार होता है। महासचिव अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है तथा इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात यह सरकारी विभाग न होकर के स्वतंत्र विभाग होता है। तो जो सचिवालय होता है लोकसभा का वो स्वतंत्र विभाग होता है, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, संसद का नियंत्रण होता है, यानी कि लोकसभा का होता है। इसीलिए जब किसी आईएएस अधिकारी को, तो जो महासचिव बनते हैं वो खासकर आईएएस अधिकारी ही बनते हैं, अधिकारी को सचिवालय का महासचिव बनाया जाता है तो उसको आईएएस कैडर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आईएएस पर सरकार का नियंत्रण होता है और जो लोकसभा का सचिवालय है उस पर किसका? लोकसभा का नियंत्रण होता है और सरकार चालक करके उसको कैडर छोड़ना पड़ता है। ये चीज़ कही गई जब वो महासचिव बनता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा। अगला जो है, लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है। मतलब विपक्ष का जो नेता होता है उसको कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है उसके मंत्री की समान सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जो कैबिनेट स्तर के मंत्री को प्राप्त होती हैं वही सुविधाएं जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है उसको प्राप्त होती हैं। तो न्यूनतम 55 संसद सदस्य होंगे, यानी कि किसी भी दल के जो न्यूनतम सदस्य होंगे, यानी कि 1/10 सदस्य होंगे अगर किसी भी दल के, तो उसी दल को विपक्षी दल का नेता दिया जाएगा। पिछली 2019 से पहले और हम देखते हैं कि किसी भी जो पार्टी थी, अभी की जो सरकार है, सरकार को छोड़कर कोई भी विपक्षी दल ऐसा नहीं था जिसकी सीटें 55 हो, तो किसी को विपक्षी दल का जो दर्जा है नहीं दिया गया था। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि इस तरीके से तो लोकतंत्र को आप कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा दल हो, मतलब जो सरकार है, सरकार वाले दल को छोड़ करके जो सबसे बड़ा दल हो उसको आप विपक्षी दल का दर्जा दे दीजिए। ज़रूरी नहीं कि 10% हो तभी, ये चीज़ कही गई थी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी नियुक्तियाँ होती हैं जिसमें विपक्षी जो नेता होता है, विपक्षी दल का नेता, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये चीज़ है। फिर संसद में पेश होने वाले विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। तो संसद में जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, हमने बताया भी था पहले। इसमें कह रहा है जो सरकारी विधेयक होता है, यानी कि जब कोई विधेयक कोई मंत्री पेश करता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। मंत्री द्वारा पेश किया कोई भी मंत्री, कोई भी हो सकता है, उप मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार हो या कैबिनेट मंत्री हो, उसके द्वारा जो विधेयक पेश किया जाएगा वो कौन सा? सरकारी विधेयक होगा। उसको छोड़कर, जैसे कह रहा निजी विधेयक या प्राइवेट विधेयक, तो मंत्री को छोड़ करके जब कोई विधेयक किसी सांसद द्वारा पेश होता है, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, तो प्राइवेट विधेयक कहलाता है। मंत्री को छोड़कर कोई भी सांसद विधेयक जब पेश करता है, वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, तो उसको कौन सा? निजी विधेयक या प्राइवेट विधेयक कहते हैं। इस तरीके से आज हमने लोकसभा के जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव के बारे में समझा। अब अगला लेक्चर हम फिर अगले लेक्चर में लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।